जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सर। चलिए, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 376 कंप्लीट किए थे और आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 377 डिस्कस करेंगे। ये देखने में बड़ा छोटा सा 3 लाइन का सेक्शन लगता है, लेकिन ये काफ़ी जो है वाइड सेक्शन है और पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा। ठीक है, तो ये बात करता है ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस। इसका जो हेडिंग है 377 सेक्शन का जो अलग से हेडिंग है, उसके ऊपर देख रहे होंगे आप अपने बैरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस। इज दैट क्लियर? जी देखिए, छोटा सा सेक्शन है लेकिन इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी डीपली इसके केस लॉज हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। ये कह रहा है हुएवर वॉलेंट्रीली हैज़ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन वुमेन और एनिमल। ये 3 चीज़ नोट कर लीजिए, मैन वुमेन और एनिमल। ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए कितना हीनियस क्राइम इसको माना है कि इसमें जो है मिनिमम सज़ा कितनी है, 10 वर्ष, और मैक्सिमम कितनी है भाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसमें मैक्सिमम है और मिनिमम है 10 वर्ष। यानी कि अमेंडमेंट से पहले रेप में जो सज़ा थी वो 7 साल थी और यहाँ सज़ा कितनी थी, 10 साल मिनिमम। तो इसका मतलब इसको कानूनविदों ने रेप से भी ज़्यादा ब्रूटल एक अपराध मानते हुए 377 में प्रकृति विरुद्ध अपराध को जो है एक हीनियस क्राइम में डाला। इज दैट क्लियर? जी, मेरी आवाज़ तो आप लोगों को आ रही है भाई? यस सर। जी सर, आ रही है सर। कुछ बोल दिया करो उधर से, मुझे लगता है कि आप लोग सब सो रहे हो, है ना। जी सर, आपको आवाज। जी जी, आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये आईपीसी हमारी कब बनी थी भाई? 1860। 1860 में ये बन के तैयार हुई थी। और कितना समय लगा था आईपीसी बनने में, कुछ आइडिया? 2 साल, 1 साल लगा था सर। 3 साल। राहुल गुप्ता कह रहे हैं 3 साल, गुड़िया रानी कह रही हैं, गुड़िया रिजवी कह रही हैं कितना, गुड़िया आपने कितना बताया? सर 6 अक्टूबर 1862 से लागू हुआ था, 2 साल। जी, और कोई सज्जन अपनी राय देना चाहे, आईपीसी बनने में कितना समय लगा था? सर ये स्टार्टिंग तो 1834 से हुई सर, और 1860 में बनकर तैयार हुई और 1862 में complete हुई। देखिए 1800 जो हमारा चार्टर एक्ट था 1833 वाला, उस चार्टर एक्ट के तहत जो है फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, जिस कमीशन के जो हेड थे वो लॉर्ड मैकाले थे। और लॉर्ड मैकाले के उस कमीशन ने 3 साल के अंदर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट आई 3 साल बाद, यानी कि 33 और 3 36 37 में 3-4 साल लगे।
लगभग 1837 में रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कह दिया गया कि एक इस प्रकार के दंड विधान की आवश्यकता है देश के लिए। तो वहाँ आईपीसी बनने का शुरुआत हो गई थी और वहाँ से बनते बनते 1860 में ये बन के तैयार हो गई थी। ठीक है, 1860 में बन के तैयार हुई, लेकिन इसका जो क्या हुआ, इनेक्टमेंट 1860 में हो गया, इन्फोर्समेंट 1862 में हुआ। ऐसे ध्यान करिए आप। तो इसको बनने में लगभग 24-25 साल लगे भाई आईपीसी को, एक दिन का काम नहीं था ये। ठीक है जी जी सर। सर। जी। तो भाई आईपीसी में 377 को, अब इस 77 जो है बड़ा टेढ़ा मामला था 77 का। इसमें ये कह दिया गया कि यदि कोई प्रकृति विरुद्ध सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, प्रकृति के सम्मत सेक्सुअल रिलेशन क्या होते हैं, पुरुष का स्त्री के साथ, स्त्री का पुरुष के साथ, वो तो है प्रकृति सम्मत। और उसके अलावा अगर कोई किसी पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, या किसी जानवर के साथ कोई भी रिलेशन बनाया जा रहा है तो वहाँ 377 का मामला बनता था। अब ये इसमें कुछ केस लॉ हम लोग नोट करेंगे, आप लोग नोटबुक और पेन रखिएगा अपने साथ। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केस है इसमें, ये केस लॉ आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे सवाल केस लॉ पर भी आ सकता है। तो सबसे पहला केस नोट करिए इसमें, नाज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है भाई, 2010 का केस है। सर एक बार और बोल दीजिए। नाज फाउंडेशन वर्सेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का केस है। एक्चुअली यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्लियर है भाई? जी सर। इसमें क्या हुआ था, नाज फाउंडेशन जो है एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है नाज फाउंडेशन, और ये लोग जो है सोशल वर्क देखते हैं और समाज में एड्स जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों को जागृत करना और उनके लिए काम करना इस फाउंडेशन का काम है। तो नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली, PIL डाली, कि भाई ये जो ये जो मामला है 377 का, तो इसमें क्या हो रहा है कि पुलिस के द्वारा हरेसमेंट किया जाता है लोगों का, और अगर कोई अपनी सहमति से भी आपसी संबंध ऐसे बना रहा है तो उसको भी क्या करता है, इसमें पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, उनसे पैसे उगाती है, जेल भेजती है। ठीक है। तो नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष ये प्ली रखा, ये कहा कि देखिए ये जो एक श्रेणी नोट कीजिए आप, LGBTI नोट कीजिए। ठीक है। LGBTI के बारे में कौन जानता है भाई क्लास में? अगर कोई जानता हो तो बताएं। जी पारुल। नो सर, गलती से ऑन हो गया। अच्छा अच्छा। सर विधिक सेवा प्राधिकरण। शर्मा के नाम से आईडी है। क्या शुभ नाम है आपका? सर प्रियंका शर्मा। कहाँ से हो प्रियंका जी? दिल्ली से? नहीं सर, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। अच्छा, राजस्थान से हो। नहीं, मैंने आपको मैंने पूछा LGBTI और आपने मुझे DLSA की फुल फॉर्म बता दी। ओके सर। मैं पूछ रहा हूँ LGBTI। एनीबडी इन क्लास, कोई भी हो जिसे पता हो? सर जो मतलब पुरुष पुरुष करते हैं वो कहीं कहीं मतलब देश में।
नोट कर लीजिए आप, LGBTI को नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए LGBTI एक श्रेणी है, ये श्रेणी है L4 लिखिए लेस्बियन, L4 लेस्बियन लिखिए। सर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर यही है? यस यस यस, बिल्कुल यही है। नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। शिखा को मालूम है, लेकिन क्लास में और जिसे मालूम है वो भी नोट कर लीजिए, जिसे नहीं मालूम है वो तो नोट करिए ही करिए जी। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर एंड I फॉर इंटरसेक्स। देखिए सामान्यतः जो प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्री के मिलन से प्रजनन होता है और दुनिया आगे बढ़ती है। सामान्यतः कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है कि पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये सामान्य अवस्था है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो श्रेणी है ये असामान्य अवस्था में है, ठीक है। असामान्य अवस्था में वो खुद नहीं है। जो नाज फाउंडेशन के तर्क आए हाईकोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि ये जो श्रेणी है, कोई L है, कोई G है, कोई B है, कोई T है, कोई I है, ये इनका ओरिएंटेशन जो है वो जो है कुदरत ने इन्हें ऐसा बनाया है। आप समझते हैं, वो कुदरती उनके अंदर ऐसी ओरिएंटेशन है। तो कुदरती उनके अंदर ऐसी ओरिएंटेशन है तो उस आधार पर ये जो वर्गीकरण किया जाता है कि ये जो तो ये समानता का जो हमारा अधिकार है आर्टिकल 14, उसका वायलेशन हो रहा है। समझ रहे हो भाई? जी सर। सरकार की तरफ से वहाँ तर्क आए कि नहीं, ये तो अनैतिक है, समाज के खिलाफ है, अलाना है, फलाना है, और ये तो बहुत हीनियस क्राइम के तौर पे इसे रखा ही जाना चाहिए। नहीं तो अगर इसको अलाउ किया गया तो जो समाज है, समाज में एक अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। तो नाज फाउंडेशन की तरफ से तर्क ये रखा गया कि ठीक है, हम मान रहे हैं कि इसको पुराने ज़माने से हम ऐसा मानते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्राइवेटली, भाई किसी की ओरिएंटेशन ऐसी है और वो प्राइवेट बंद कमरे में अपना आपसी सहमति से कुछ ऐसा पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ, इस प्रकार के अगर रिलेशन वो बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनको क्यों इंटरप्ट किया जाए? क्यों? अगर वो देखिए पब्लिकली कोई ऐसा काम करेंगे तो बिल्कुल पब्लिकली, तो अगर स्त्री पुरुष भी ऐसे रिलेशन बनाएंगे तो व्यवस्था तब भी फैलेगी, उनको भी रोका जाएगा। तो क्यों इन लोगों को रोका जा रहा है? क्यों इनके खिलाफ इस तरह का मामला बनाया जा रहा है? तो ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमको जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, समानता का अधिकार, हमारी जीने का अधिकार, ये सब इन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ठीक। तो नाज फाउंडेशन के तर्कों से सहमत होते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 के इस केस में 277 को जो है पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। पार्टली बोले तो इसका वो हाँ सर एक्लिप्स लगा दिया। क्या कह रही गुड़िया जी? मेरी आवाज। सर मैं कह रही हूँ पार्टली का मतलब हुआ क्या, वो अभी छुपा हुआ है? नहीं, पार्टली का मतलब आधा वो, हाँ, कुछ हिस्सा। पार्टली का मतलब है पूरा 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया। उसका एक तो वो जो पशुओं वाला क्षेत्र है, जिसमें लिखा हुआ है ना कि पशु के साथ करेगा, है ना, और स्त्री पुरुष के साथ अगर वो जबरन करेगा कोई, तब 377 वैलिड रहेगी, लागू होगी। लेकिन जो कंसेंट के मामले हैं, जिनमें दोनों पक्षों की सहमति है, सहमति में यदि कोई व्यक्ति ऐसे संबंध बना रहा है तो उसको 377 से
बाहर रखने का हुक्म जारी कर दिया नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो सरकार है, उस मामले के इस नाज फाउंडेशन केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, पार्टली किया। समझ रहे हैं आप? जो सहमति वाले मामले हैं उन पर 377 का मामला नहीं बनेगा, ऐसे कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको हिट कर दिया। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब इस निर्णय के बाद क्या हुआ कि जो लोग छिपे हुए थे, छिपकर अपने आप को LGBT लाइफ जी रहे थे, उनको एक सहारा मिला और वो मुखर होकर सामने आने लगे, खुल के कहने लगे कि यस वी आर लेस्बियन, वी आर गे। ठीक है, तो इस निर्णय को चैलेंज किया गया। अगला केस लो लिखिए, सुरेश कुमार कोसल एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन। मतलब कि इसको चैलेंज कर दिया मामले को सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट दिल्ली के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। किसने? सुरेश कुमार कोसल एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स। ये 2014 का केस है, CRLJ 784 सुप्रीम कोर्ट। साइटेशन नोट कर लीजिए इसकी। जी, हो गया भाई, आगे बढ़े। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। सुरेश कुमार कोसल एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स 2014 CRLJ 784 784 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय है नाज फाउंडेशन वाला, ये जो है उचित नहीं है और इसको हम क्या करते हैं, सेट असाइड करते हैं। मतलब कि उन्होंने नाज फाउंडेशन वाले जो निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट का आया था उसको खारिज कर दिया और 377 को पूरी तरह से फिर बहाल कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, कोई सहमति असहमति कोई मायने नहीं रखती, कोई गलत है तो गलत है। ठीक है भाई, ये प्रकृति के विरुद्ध है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब कहते हुए उन्होंने नाज फाउंडेशन के केस से जो इस ग्रुप में LGBTI ग्रुप में जो खुशी का माहौल जागा था, वो सुरेश कुमार कोसल वाले केस के द्वारा पूर्व स्थिति में ला दिया गया। 377 फिर बहाल कर दी गई। यहां तक कोई दिक्कत भाई? नो सर। अब आता है केस, अगला केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा की फुल फॉर्म कोई बताएगा भाई? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। जी, अब आपका जवाब जो है, पहले वाला जवाब यहाँ सेट हो गया। जी, थैंक यू। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, नालसा के हेड कौन होते हैं भाई? वो इज द हेड ऑफ नालसा। ये सवाल HGS के GS के प्रश्न पत्र में पूछा गया सवाल है कि नालसा के मुखिया कौन होते हैं। जी, एनीबडी? यस नो कुछ बोला करो यार, कुछ इंटरेक्शन थोड़ा बहुत क्लास में हो। पता है तो यस करो, नहीं तो मना कर दो। सर नहीं पता। सर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से। ये कौन बोला? रिटायरमेंट वाले। ये कौन बोला? मैं शिखा। देखिए, 3 चीज नोट कर लीजिए आप।
जब नालसा आया है तो नालसा, सालसा और डालसा, ये तीनों नोट कर लीजिए, आपके जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। आप विधि के, हम सभी विधि के छात्र हैं, तो नालसा, सालसा और डालसा हमें पता होना चाहिए। डालसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नोट करते रहिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डालसा। और ज़िले के अंदर ये होता है, और इसमें जिला जज जो होते हैं वो डालसा के प्रमुख होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सालसा, सालसा होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सालसा हर स्टेट में होता है, और वहाँ जो संबंधित हाई कोर्ट हैं उसके जो चीफ हैं वो सालसा के चीफ होते हैं, सालसा के अध्यक्ष होते हैं। और इसी प्रकार सर जो डालसा आपने बताया उसमें डी से डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना होगा शायद, मुझे लग रहा है कि दिल्ली से लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLS जिसे बोलते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट ही होता है शिखा, वो दिल्ली नहीं होता, उसको डिस्ट्रिक्ट पढ़ो आप वहाँ भी। सर फिर यूपी में जो गाजियाबाद में कोर्ट है वहाँ पे कुछ और बोलते हैं, क्योंकि ऐसे LS से होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर दिल्ली का है तो दिल्ली से बोल देते हैं। वो ESLS है सर, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट में DLS ही होता है, वहाँ भी हाँ डिस्ट्रिक्ट है ना, दिल्ली में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तो होंगे वहाँ भी। नहीं सर, जो सर स्टेट हाउस है ऐसी, वो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हाँ, तो दिल्ली स्टेट, वो दिल्ली स्टेट का, देखिए जो स्टेट है वो सलसा है, जो डिस्ट्रिक्ट का है वो डालसा है, और जो नेशनल है वो नलसा है, ऐसे समझ लें इसे बस। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वो डालसा जिला लेवल पे, सलसा स्टेट लेवल पे, और नालसा नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं, नालसा के। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो नलसा ने एक केस किया यूनियन ऑफ इंडिया में, और कहा कि भाई आप जो है हर जगह, हर फार्म में आप एक चीज़ निकालते हैं, जहाँ जेंडर की बात आती है तो वहाँ आपको क्या लिखा मिलता है, स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष। सर इसमें आप बता तो दीजिए नालसा का हेड कौन होता है, मैंने तो वो बताया था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। हाँ, नालसा का सुप्रीम कोर्ट के चीफ तो बताए मैंने, नालसा का जो हेड है वो चीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ होते हैं। ठीक है सर, और ठीक है। स्टेट के जो संबंधित हाई कोर्ट हैं उसके चीफ होंगे वो स्टेट के सालसा के होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला जज इसके हेड होते हैं। ठीक है, तो अगला केस आ गया भाई, Yes, sir. नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है, नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का केस है। और नलसा में इन्होंने कहा कि जो ये अलग से एक कैटेगरी है, इनको बेचारों को ना तो कहीं नौकरी मिलती है ना भाई, मान लीजिए आप जो हिजड़ा जिसको हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में, कहीं किन्नर बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रजाति है, ना तो इसे कोई नौकरी देने को तैयार है, ना सरकार ही इसको कुछ पूछती, ठीक है, ना इसके लिए अलग से कहीं कोई व्यवस्था है। तो नलसा ने, चूंकि ये भी देश के नागरिक हैं, जैसे एक स्त्री और पुरुष देश के नागरिक हैं, उसी प्रकार ये भी तो नागरिक हैं। अगर किन्हीं कुदरती कारणों से इनकी शारीरिक बनावट में कुछ कमी रह गई तो उसकी वजह से इनको आप देश का नागरिक भी नहीं मानते, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। इस बात को लेते हुए नलसा ने यूनियन ऑफ इंडिया पे केस किया और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नलसा में इनके अधिकारों के लिए, मतलब कि एक तरह से जो तीसरा एक जेंडर है, थर्ड जेंडर जिसे बोलते हैं, तो थर्ड जेंडर के समर्थन में निर्णय आया नलसा का कि भाई इनको भी आप देश का नागरिक मानते हुए इनके लिए भी अब जो जॉब निकलते हैं, आप देखते होंगे कहीं, आप खबरें पढ़ते होंगे कि वहाँ किन्नर जो है वो इलेक्शन जीते, या किन्नर ने कोई जॉब ज्वाइन की, कहीं नौकरी में गए, तो अब आपको जो फॉर्म आप भरते होंगे उसमें जेंडर में तीसरा भी एक कॉलम मिलता है, अदर्स, मेल फीमेल, और उसके अलावा अदर्स एक जुड़ा है, वो नलसा के आदेशों के बाद ही इम्प्लीकेंट हुआ है कि अब तीसरा जो जेंडर है उसको भी आप सम्मान दीजिए, उसको भी आप इसी तरह नौकरी पे रखिए, उन्हें मतलब पूरा अवसर दीजिए, समझ रहे हो ना। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, जीने का अधिकार आर्टिकल 21, है ना।
तो ये सब तभी तो अप्लाई होंगे जब उनको आप अवसर देंगे। आपने देखा होगा कि हम एक जो आम सोसाइटी के लोग हैं वो इनसे एक तरह से मतलब कि थोड़ा इनको किनारा करके रखते हैं, कोई जॉब देने को तैयार नहीं होता इन्हें। अब ये बेचारी का इनके पास क्या है, मांगने खाने का, ठीक है भाई, मांगना खाना और ये गाना बजाना, ये एक अलग से क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। तो नलसा का केस हो गया भाई, नलसा में इन्हें एक अलग से पहचान दे दी गई, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। अब Yes, sir. 2017 का एक केस है, जस्टिस रिटायर्ड पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण केस हैं ये पांचों केस, और इनमें से आपको एग्जाम में कोई ना कोई केस जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये राइट टू प्राइवेसी का केस है। सर हाँ, सर क्या नाम बताया अभी केस का? दूसरा केस बता दीजिए। जस्टिस पुत्ता स्वामी, ठीक है सर। जस्टिस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का केस है भाई। सर ये राइट टू प्राइवेसी और हाँ। आधार कार्ड से संबंधित हाँ है ना? हाँ बिल्कुल, आधार कार्ड पे ही ये केस उठा था, और ये होते 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 ये चला गया कि क्या राइट टू प्राइवेसी भी जो है हमारा मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार जो है वो इस केस लॉ के माध्यम से ही हमें मिला है। राइट टू प्राइवेसी हमें कोई किसी आर्टिकल में नहीं कहीं लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी। सर आर्टिकल 21 में है शायद, क्या? राइट टू प्राइवेसी। अरे वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी। इस ये जो पुत्ता स्वामी वाला जजमेंट आया है, इस जजमेंट के आधार पे बहाल हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 21 में ही तो मांगा उसने। आर्टिकल 21, जब हम आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं जी सर, आर्टिकल 21 में ही मांगा हुआ है, और उसमें बता रखा है राइट टू प्राइवेसी हमें इसी केस में है, जस्टिस पुत्ता स्वामी का। हाँ, आर्टिकल 21 जो है वो वैसे पढ़ने में तो एक लाइन का आर्टिकल है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, एक ही लाइन है बस, लेकिन अपने आप में वो अथाह समंदर है। उस पे इतने केस लॉ हैं कि उसको आप जो है एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जितना मोटा है ना, उससे ज़्यादा केस लॉ है आर्टिकल 21। तो ये आर्टिकल 21 के तहत ही डिमांड किया गया, वो कहा गया कि भाई राइट टू हमें निजता का अधिकार है। अब आधार पर से क्यों चला? आधार में हमारे जो है ना, जो हमारे निजी जानकारियां हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी पुतलियों के आइरिस लेते थे ना वो, है ना। तो इस टाइप के ये हमारे ये थे कि भाई ये हमारा राइट टू प्राइवेसी है, इसको आप पब्लिकली करा रहे हैं हमसे। तो ये मुद्दा होते 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 ये 9 जजों की बेंच द्वारा निर्णित केस है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा इसको निर्णित किया गया है पुत्ता स्वामी को। और उसमें जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे यही सवाल पूछा जाएगा निश्चित रूप से, मान के चलिए कि राइट टू प्राइवेसी किस केस से आया है, तो जस्टिस पुत्ता स्वामी पर लगाइएगा टिक, ठीक है भाई। अब होते हवाते यहाँ से जब इन्होंने राइट टू प्राइवेसी डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो नाज फाउंडेशन वाला केस था उसमें भी तो नाज फाउंडेशन राइट टू प्राइवेसी चिल्ला रहा था। भाई वो यही तो कह रहा था कि दो अगर बालिग लोग हैं और वो प्राइवेसी में आपसी सम्मति से, और वो क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुदरत ने वैसी बनाई है। भाई कोई जानबूझ के गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्सुअल, ये कोई खुद थोड़े ही बनना चाहता है। ये तो कुदरती उनके अंदर कुछ ऐसी हार्मोनिकल डिसबैलेंस या गुणसूत्रों का कुछ डिफरेंशिएट इस प्रकार आता है कि उनका जन्म से ही उनके अंदर ऐसा, एक तरह से आप ये मान के चलिए कि वो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी मानिए आप उसे, अगर हम कंप्यूटर की भाषा में और इसकी भाषा में करें, मोबाइल दुनिया में हम जी रहे हैं, तो ये उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर कुदरत ने डाला है वो कुदरती डिफेक्ट है उनके अंदर, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कोई करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये राइट टू प्राइवेसी उछल के जब पुत्ता स्वामी में आया तब सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो हमने नाज फाउंडेशन वाला जो मामला था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ही बात सही कही थी कि भाई इस तरह के जो मामले हैं और दो बालिग हैं जो मेजर लोग हैं और वो आपसी सम्मति के साथ यदि किसी रिलेशन में जाना चाहते हैं तो उनको रोकने का अधिकार हमें किसने दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि ना, अब ये नवतेज सिंह जौहर वगैरह आए और इन्होंने झंडा उठाया और ये फिर चढ़ गए यूनियन ऑफ इंडिया पे जाके। यूनियन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ इन्होंने फिर बिगुल बजा दिया और डिमांड की कि भाई इस तरह के जो मामले हैं, एक तरह से नाज फाउंडेशन वाला जो निर्णय 2010 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया था, या तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, मतलब जहाँ ये मेरे निजी विचार हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भाई ये ऐसी सुंदर बात दिल्ली हाई कोर्ट कैसे कह सकता है, ये बात तो हमें कहनी चाहिए थी, हम सर्वे सर्वा हैं, हम कहेंगे। तो उस आधार पे इन्होंने सुरेश कौशल में तो उससे पहले मामले को निरस्त किया और 2018 में नवतेज सिंह जौहर में फिर उसी बात को, सारी बात को कहते हुए उसी चीज़ को बहाल किया। इज दैट क्लियर? तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय अनुसार आज की स्थिति में सेक्शन 377 की वही स्थिति है जो नाज फाउंडेशन के केस के बाद सुरेश कुमार कौशल के केस तक रही थी। 377 जो है वो अब क्या है, पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पार्टली अब भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको ये मत लगा दीजिएगा 377 फुली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। देखिए, अगर किसी के साथ कोई पुरुष के साथ जबरन ऐसे रिलेशन बनाएगा तो 377 अब भी जिंदा है उनके लिए। ये केवल उन लोगों के लिए 377 को सस्पेंड किया गया है जो लोग आपसी सम्मति के साथ ऐसे रिलेशन में जाना चाहते हैं। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन कुदरत ने ऐसी बनाई है। इज दैट क्लियर? तो सर ये अब पार्टली वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टली ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब 370 ओके, मतलब फुली नहीं है, ठीक है। हाँ, फुल्ली नहीं है। इसका केवल सम्मति वाला भाग, जहाँ दो बालिग व्यक्ति आपसी सम्मति से अननेचुरल सेक्स के प्रति वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से, कुदरती उनका स्वभाव इस प्रकार का है और वो सहमति से अगर रिलेशन में जाते हैं तब उन पर 377 की तलवार नहीं चलेगी। और जहाँ असहमति आ गई है ना भाई, एक तरह से ये 376 की स्थिति में ही चला गया भाई, जहाँ स्वस्थ स्त्री और पुरुष आपसी सम्मति से इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उन पे 376 थोड़े लग जाएगा। लेकिन जहाँ स्त्री की सम्मति नहीं है तो 376 लगता है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो उसी प्रकार 377 का स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हो गई कि अगर मामला असहमति का है या फिर पुरुष इसका है, पशु गमन का है। देखिए, किसी पशु के साथ यदि कोई इंटरकोर्स करता है तो वहाँ पशु की सहमति तो आ नहीं सकती, ठीक है ना। पशु को तो ये नहीं कहा सकता कि सहमति से हो रहा है हमारा, हम तो 377 सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। तो पशु वाला मामला बिल्कुल स्टैंड करेगा, असहमति मामला बिल्कुल 377 स्टैंड करेगा। वही सज़ा का प्रावधान, मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम LI मिलेगी। लेकिन सम्मति वाले मामले इन केस लॉ के माध्यम से नवतेज सिंह जौहर, अब लेटेस्ट जो केस है इस पर, वो नवतेज सिंह जौहर का केस है। और नवतेज सिंह जौहर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका को ये निर्देश भी दिया है कि इस संबंध में वो अपना कानून बना के इसको लीगलाइज करे। कौन से मामले को? सहमति वाले मामले को। देखिए, बहुत से कंट्री। नवतेज सिंह जौहर, क्या आप बोल रहे हो आप टाइटल? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह, हाँ, नवतेज NS जौहर।
इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है आपको, NS जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी लिखा मिल सकता है, नवतेज सिंह जौहर के नाम से भी केस लॉ आपको मिल सकता है ना। और ये मान के चलिए कि 12 फरवरी आपका नज़दीक ही आ गया, अब तो आपके एडमिट कार्ड के लिए भी नोटिस आ गया ना शायद। जी सर, नोटिस आ गई। तो आप लोग पूरी मेहनत के साथ डटे रहिए मैदान में, और अपना प्रीलिम्स के लिए जो है पूरी तैयारी के साथ देखिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने एक वीडियो भी डाला है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। प्रीलिम्स के लिए कुछ टिप्स मैंने उसमें आप लोगों के लिए, हाँ, तो उसको देखिए, आप समझिए। हालांकि उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताई है, सिर्फ सामान्य सी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल के समय, एग्ज़ाम के टाइम आपको जिनको फॉलो अप करना चाहिए। देखिए, जिनका पहला एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम देने वाले कौन है क्लास में, जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका कम, राहुल गुप्ता जी। सर मेरा भी फर्स्ट है। नुसरत जी, आप कहाँ से हैं नुसरत जी? सर मैं देवबंद से हूँ। अच्छा, देवबंद से हो जी। आपका किसका? फिरोज खान साहब जी सर। हाँ, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, NVR लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, और वहाँ आपको वो टिप्स का तो छोटा सा वीडियो है 12-14 मिनट का, तो उसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जो नए लोग हैं, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनको तो ये कहेंगे कि सर ने वही बात बता रखी है, तो हमें पहले से ही पता है। तो कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें पहले से पता होती हैं, लेकिन उनको आप अगर दोबारा देख के समझेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम हॉल के लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए आपको एक थोड़ा सा टिप्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर वगैरह तो मुझे लगता है कि सेंटर तो नॉर्मली लखनऊ, इलाहाबाद, हमारे साइड मेरठ में भी लगता है शायद PCJ का सेंटर। जी सर, मेरठ, गाजियाबाद, है ना। गाजियाबाद नहीं सर इस बार। अच्छा, मेरठ ही है। मेरठ। हाँ, चलिए, मेरठ नज़दीकी है, सेंटर में है मेरठ, है ना। तो देवबंद से कौन बता रही थी? देवबंद से हूँ मैं, नुसरत जी। जी जी जी। जी सर। आप तो आपके हाई कोर्ट में जो RG बने हैं अभी, वो आप ही के यहाँ से हैं, देवबंद से ही? जी मैं गाँव, जी बता रहे थे, हमारे सीनियर है जो, हाँ। वो बता रहे थे। मैं गांव से ही हूँ, देवबंद के पास एक गांव पड़ता है, वहां से हूँ मैं। हाँ, तो अभी जो जी है सर। माननीय उच्च न्यायालय के जो रजिस्ट्रार जनरल महोदय बने हैं अभी 26 तारीख को, जी सर, वो देवबंद से ही है। वो राजीव भारती जी देवबंद से ही हैं। जी जी। हाँ, और 2007 बैच के वो डायरेक्ट HGS हैं। जी उस टाइम 3 लोग बने थे वहाँ से, एक त्यागी जी बने थे HGS, और त्यागी जी के साथ साथ राजीव भारती जी और दिनेश गुप्ता जी, ये 3 लोग देवबंद से HGS बने थे। देवबंद से बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीटर निकलते हैं, है ना। जी सर। तो देवबंद एक अच्छी जगह सर। है, कंपटीशन की भावना वहाँ काफ़ी लोगों में है। और एक सुशील जी हैं, सुशील जी बागपत में अपर जिला जज हैं फिलहाल, वो भी देवबंद से ही हैं, वहीं प्रैक्टिस करते थे। तो काफ़ी लोग जुडिशरी में हैं आपके यहाँ से। जी सर, बहुत 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 लोग हो गए हैं। हाँ, मनमोहन जी हैं, मनमोहन पुंडीर जी, है ना। और सभी लोग, सर इसका नाम, जी, और सभी लोग पता है, मतलब कि आप ऐसे हैं, सभी लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं कि ये सभी लोग अक्सर, मतलब अधिकतर इनमें 3-4 लोग मेरे अच्छे मित्र हैं। तो अच्छा सर। ये सब लोग ऐसे हैं कि इनसे मिल के ना दिल खुश होता है। इनसे मिल के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी जुडिशल अफसर से मिल रहे हैं और उनके अंदर कोई ऑफिसर वाली कोई ईगो टाइप आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल। जी जी सर। जी, तो मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करता हूं कि आप कल जब जुडिशरी में जाएं तो आपको अपने व्यवहार कुशलता आपको बनाए रखनी है, ये बहुत मेन चीज़ होती है। क्योंकि कल जुडिशरी की नौकरी आप 20 साल, 10 साल, 15 साल, जितनी भी आपकी एज बची होगी उतनी करके आएंगे, आपको वापस आना सोसाइटी में ही है। तो अपना व्यवहार आपका वहाँ ऐसा होना चाहिए कि कोई आपसे मिले तो आपका मेरी तरह जिक्र करे। अब मैं उन लोगों से मिला हूँ, मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना उनके बारे में।
और अगर व्यवहार खराब होता है तो उनके बारे में हम क्या बताते हैं फिर? अगर सपोज कीजिए आप किसी अधिकारी से मिलने गए, है ना, और उसका व्यवहार आपके प्रति वो उस लेवल का नहीं रहा जो हम उम्मीद करके जाते हैं, तो अगला बंदा क्या करता है? अब तो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, उनकी पीठ पीछे प्रशंसा कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर कोई खराब, मतलब हर तरह के लोग हैं समाज में, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खराब है, तब हमारा क्या प्रतिक्रिया होती है भाई? जी बताओ सब संजीव। लोग यही कहते हैं कि हाँ, तो सब लोग कहते हैं तो बने रहे अपने के लिए, हमें क्या लेना देना। अरे नहीं, उससे जब मिल के निकलता है ना आदमी, जब ऐसे आगे से नहीं आऊंगा। जब ऐसे आदमी से मिल के निकलता है ना, तो मन मन में 10-20 मोटी मोटी गाली तो वहीं दे देता है उसके सामने ही। बहुत कुछ अच्छी बात है। और फिर 10 लोगों को बताता है कि ला साला बिल्कुल बेकार आदमी है भैया, ऐसे आदमी से कोई मतलब रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, चले भी बच जाना गलती से। हाँ, तो 377 घमंड आ गया, ये सब चीज बोल देते हैं कि अब तो घमंड आ रहा है, बात भी नहीं करता इंसानों से, ये वो। अरे ये बात नहीं, ये सीखा आप तो बहुत सम्मानित तरीके से बात कर रही हो। हमारे जैसा तो 4 गाली पटकावे आके बाहर, क्या ले रहा है साला बैठा वहाँ बना हुआ। ये अब क्या गालियां तो नहीं दे सकती खैर। मतलब बात कर रहा हूँ, एक गालियाँ का मतलब एक नेगेटिव अप्रोच तो जाती है ना, है ना। और नहीं दे देनी चाहिए, जब जिस लायक हो ना, अगर गाली के लायक भी कोई बंदा है तो पटकाओ उसे। पता है जो गाली देते हैं उनकी, अभी मैं एक पढ़ रहा था, कोई शोध एक हुआ है कि जो गाली देने वाले लोग हैं ना, वो एक आम आदमी की अपेक्षा 5 साल ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेशन वो निकाल देते हैं वहीं। मन में कुछ नहीं रखता। और कुछ लोग टेंशन में जी जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन 77 आपको क्लियर हो गया भाई? किसी तरह का कोई डाउट, ऐसा कुछ जो ना समझ आ रहा हो? नो डाउट। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। ये कह रहा है पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। स्पष्टीकरण कह रहा कि इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इंद्रिय भोग गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है। ठीक है, तो ये मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य ये है, स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि पूरा इंटरकोर्स ही कंप्लीट होगा तब जाके ये धारा लगेगी। इवन ए सिंगल पेनिट्रेशन दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस सेक्शन टू अप्लाई। इज दैट क्लियर? इस धारा को लागू होने के लिए केवल प्रवेशन मात्र, सिंगल, वो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो कौन कौन से केस बताए मैंने पारुल? मैंने 5 केस बताए, कौन कौन से बताए? सर सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। पहले नाज फाउंडेशन है, उसको पहले लाज फाउंडेशन वर्सेस सीरीज, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। हाँ, सबसे पहला केस नाज फाउंडेशन वाला आया। दूसरा है सर सुरेश कुमार कौशल एंड अदर्स वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स। बहुत बढ़िया। तीसरा सर तीसरा है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। 2014 का केस है। चौथा सर जस्टिस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जी। और द फाइनल, और फिर 5वां नवतेज सिंह। हाँ, तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 5 केस में से आपको ना कोई सा आपके 1-2 सवाल जो है ना आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, ये ध्यान रखना। PCSJ का जो प्री होने जा रहा है उनमें आपको कम से कम 1-2 केस नवतेज सिंह जौहर के बहुत से चांस हैं आने के, है ना। नालसा वाला केस पूछा जाता है अक्सर, और पुत्ता स्वामी। ये 3 में से तीनों के तीनों भी मिल सकते हैं, और 3 में से 2 तो आप मान के चलो। ठीक है ना। तो इन केस लो को आप गूगल पे जाके अच्छे से इनको समझने के लिए आप पढ़ भी सकते हैं कि पूरे फैक्ट आपको पता लग जाएंगे, है ना। और नहीं तो आपको इतना पर्याप्त है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इतना पता होना चाहिए कि नालसा किस लिए नालसा आया था, पुत्ता स्वामी क्या कह रहा था, नवतेज जौहर क्या कह रहा था, नालसा ने क्या कहा। नालसा का अगर क्रक्स पूछेगा तो वो थर्ड जेंडर के बारे में बात करेगा। तो थर्ड
थर्ड जेंडर के अधिकारों के लिए कौन सा केस है, अगर ये पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो आपको आँख मीच के नलसा पे टिक कर देना है। मतलब आँख मीच के तो नहीं, खोल के करना, कहीं गोला इधर उधर काला ना कर देना, ठीक है। और अगर वो पूछता है राइट टू प्राइवेसी किस केस पे है, तो राइट टू प्राइवेसी पे आपको पुत्तास्वामी पे जवाब देना है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि 377 जो है वो पार्टली कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में डिसाइड किया गया है, तो वो नवतेज सिंह जौहर है। इज दैट क्लियर? जी सर। जी भाई, इंग्लिश वाले सर आपको आ जाना चाहिए था, अभी वो पता नहीं क्या प्रोग्राम है उनका। जी, तो बाकी तो आप लोगों की तैयारियां मैं समझ रहा हूँ कि आप उच्च लेवल पे कर रहे होंगे। शिखा जी, आप अभी भी कोर्ट जा रहे हो या अभी कोर्ट से छुट्टी ले ली आपने? सर छुट्टियां ले ली हैं, बट कल मेरे को जाना है क्योंकि उसमें वकालतनामा मेरा ही फाइल है, तो फिर उसमें कुछ है, काम करना है मेरे को। हाँ, नहीं, कोई छोटा मोटा काम करके जल्दी वापस लौट आओ, फुल टाइम से बचो अभी, है ना। अपना फोकस आप अभी आपके सामने जो एक अवसर है ना, उस अवसर को ग्रैब करने का पूरा प्रयास करो। जी सर, जी बिल्कुल। ये तो कचहरी है, यहीं रहेगी, है ना। बिल्कुल सर, और पूरी अगर वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही करना है। हाँ, नहीं, देखो, वकालत भी कोई बुरा काम नहीं है, वकालत भी एक रॉयल प्रोफेशन है, इसको अंडर एस्टिमेट करके मत चलो। तो सर वो तो है ही। लेकिन यह है कि इसमें प्रोफेशन। हाँ, इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी तो होती है भाई यंग लोगों के लिए, है ना। तो वहाँ ये है कि आपकी एक पैसा होना हो, इज्जत पूरी है। अरे चलिए, इज्जत भी बड़ी चीज़ है, और पैसा भी ऐसी बात नहीं, आदमी जब मेहनत करता है तो उसको अपनी मेहनत का पैसा भी मिलता ही है ना। इज्जत भी बस सामने ही है, पीछे बुराइयां और गालियां हैं। पीछे तो नरेंद्र मोदी को भी गालियां मिल रही है। अपना 100 आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गाली पड़ रहे हैं। पीछे की चिंता ना करो शिखा जी, नरेंद्र मोदी को जी भर भर के गालियां दी जाती हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी तो कर रहे थे ऐसा काम। हैं? क्या कह रहे? वेरी गुड। अजमल साहब कह रहे वेरी गुड। देखिए, जो सर लीडर तो कर ही देते हैं ऐसा काम, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। जब जो भी सीट पे होता है ना, वो चाहे परिवार का मुखिया हो, उसे भी गालियां पड़ती हैं, देश का मुखिया हो, उसे भी गालियां पड़ती हैं, है ना। सर कुछ भी हो, मुंह पे गाली देने की हिम्मत किसी की है ही नहीं। आप तो है। हाँ, तो ऐसे ही वकीलों को भी है, मुंह पे देगा तो पिटेगा। है नहीं? सर कहीं भी नहीं होगा तो आपका चैम्बर ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये किसका आया ऑफर चैम्बर ज्वाइन करने का? सर अनुरोध है। अच्छा। जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ क्लास का मैं समापन करता हूँ। और इंग्लिश वाले सर शायद नहीं उपलब्ध हैं, राजदीप सर आएंगे तो वो अपना लिंक देंगे, सीपीसी पढ़ाएंगे, और मोस्टली आप लोग ज्वाइन करिएगा, सीपीसी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं राजदीप सर, है ना। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार। नमस्कार।